मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालरेरा, अपने एमकॉम के विद्यार्थियों के साथ कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट के विषय में चर्चा कर सामाजिक प्रकटन की मुख्य सामाजिक दावेदार, निगम सांख्यिकीय अंकेक्षण की विधियां, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट और उसका नमूना के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगा। सामाजिक प्रकटन के मुख्य सामाजिक दावेदार, प्रिंसिपल सोशल पेमेंट ऑफ द सोशल डिस्क्लोजर। किसी संस्थान की गतिविधियों का समाज में विभिन्न घटकों का भिन्न भिन्न प्रभाव से प्रभाव पड़ता है। समाज के विभिन्न घटक और उन पर विभिन्न प्रभाव का वर्णन इस प्रकार है। अंशधारी, कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी संबंधित समस्त जोखिम मूल रूप से इन्हीं में की होती है। यदि कंपनी पर आर्थिक संकट के बादल मंडराते हैं तो प्रबंध में लगे चंद लोग तो अपना हिसाब घटाकर खिसक जाते हैं तथा समस्त हानि को इन अंशधारियों को वहन करना पड़ता है। इनका मूल रूप से लाभांश एवं कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि में हित होता है। ये दोनों ही घटक कंपनी की लाभदायकता पर निर्भर करते हैं। अतः यदि कंपनी की उत्पादकता का ध्यान में नहीं रखा गया तो विनियोजकों को पूंजी बाजार में विश्वास उठ जाएगा, जिसका परिणाम होगा पूंजी बाजार के विनियोजकों में हट जाना और औद्योगिकरण की गति मंद पड़ जाना। अतः कोई भी लोपोकारी कार्य उसी सीमा तक करने चाहिए जिस सीमा तक कंपनी की क्षमता आर्थिक भार की सुगमता से उठा सके। ऋण पत्रधारी, कंपनी के ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी नहीं होते बल्कि कंपनी के ऋण प्रदान करने वाले होते हैं। अतः कंपनी को कम लाभ होने पर अथवा घाटा होने की स्थिति में भी इनको निर्धारित दर पर ब्याज मिलता रहता है। अतः कर्जदारियों की अपेक्षा इनकी जोखिम कम होती इनकी जोखिम तभी प्रारंभ होती है जबकि कंपनी की घाटे के कारण उनकी समस्त अंश पूंजी समाप्त हो जावे। ऐसी स्थिति आने पर कंपनी का समापन निश्चित लगने लगता है। समापन की स्थिति में ऋणदारियों को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही राशि बचने पर अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। ऋण पत्रों का एक निश्चित समय के पश्चात शोधन भी आवश्यक होता है। अतः कंपनी को ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान व शोधन करने के लिए तरल साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः कोई भी लोपोकारी कार्य करते समय कंपनी की तरल आवश्यकता को भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ता, कंपनी के उत्पाद तथा सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता का कंपनी में सर्वाधिक हित होता है। कंपनी की भी उपभोक्ताओं की संतुष्टि में सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट उपभोक्ता कंपनी को छोड़ सकता है तथा ऐसी स्थिति में कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उपभोक्ता की संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी उसकी सही गुणवत्ता व माल अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में उच्च मूल्य पर दे। इसके लिए यह आवश्यक है कि वस्तु की लागत कम रखी जाए तथा कम मुनाफे पर वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाए। यदि कंपनी इस बात को ध्यान में रखती है तो यह माना जाएगा कि कंपनी अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक है। अन्य लोकोपकारी कार्यों पर धन खर्च करने के पूर्व कंपनी के उपभोक्ताओं की संतुष्टि का ध्यान में रखना चाहिए। कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी कंपनी के नींव के पत्थर होते हैं। इनमें यदि असंतोष व्याप्त हो जाता है तो भली चंगी कंपनी रुग्ण हो जाती है। कंपनी संघों के रूप में राजनीति में प्रवेश भी कर्मचारियों को बिगाड़ सकता है। यह कंपनी की सौभाग्यशाली है जिसके कर्मचारी उसके प्रबंधकों से सौहार्दपूर्ण संबंध हो। किसी भी कंपनी के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी यदि उसके कर्मचारियों में कंपनी के प्रति समर्पण भाव जागृत हो सके। कर्मचारियों की उत्पादकता पर उनके मनोबल और प्रशिक्षण व्यवस्था का बहुत प्रभाव पड़ता है। इन मदों पर खर्च किया जाता है तो वह मानव संसाधन में विनियोग जो बढ़ी हुई उत्पादकता के रूप में कंपनी को कई गुना वापस मिलने लगता है। अतः कंपनियों को अपने कर्मचारियों की संतुष्टि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। सरकार, देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी संभव है जबकि आर्थिक खुशहाली का वातावरण हो। ऐसी स्थिति में अंशधारियों ऋण पत्रधारियों को उनके धन की सुरक्षा एवं नियमित आय प्राप्त होगी। कर्मचारियों को उचित परिश्रम मिलेगा। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा में सही वस्तु प्राप्त होगी तथा सरकार को कर के रूप में धन प्राप्त होगा। अतः सरकार भी इस बात में प्रमुख रुचि रखती है कि देश के औद्योगिक विकास की गति सुदृढ़ हो। ऐसी स्थिति में लोकोपकारी कार्य भी संभव हो सकेगा। सरकारें करों के प्राप्त धन का एक भाग पर्यावरण को स्वस्थ रखने में खर्च करती है। जनसाधारण, जनसाधारण की एक कंपनी में अंशधारियों के रूप में
उपभोक्ता के रूप में तथा कर्मचारियों के रूप में तो रुचि होती ही है, साथ ही कंपनी के पड़ोस में रहने वाले लोगों को कई अन्य प्रकार से भी कंपनी की गतिविधियों में हित होता है। यदि कंपनी स्कूल खोलती है, औषधालय खोलती है, सड़क निर्माण करती है, बगीचा लगाती है तथा अन्य ऐसे लोकोपकारी कार्य करती है, तो सभी पड़ोसियों को उसका लाभ मिलता है। इसके विपरीत यदि कंपनी वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण करती है, तो सभी पड़ोसियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः कंपनियों का अस्तित्व पड़ोस में जनसाधारण का कई प्रकार से प्रभावित करता है। निगम सामाजिक अंकेक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट। निगम सामाजिक अंकेक्षण की विधियों के अंतर्गत दो वर्गों में रखा जा सकता है। संख्यात्मक विधियां, क्वालिफाइड क्वांटिफाइड मेथड्स, गैर संख्यात्मक विधियां, नॉन क्वांटिफाइड मेथड्स, संख्यात्मक विधियां। इन विधियों के अनुसार एक उपक्रम के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का मापन संख्या में किया जा सकता है। इस प्रकार की कई विधियां प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। लागत विधि, सीडेलर विधि, सोलोमन विधि, लागत लाभ विधि, चिट्ठा विधि। इन विधियों का विस्तृत इस प्रकार है। इस विधि लागत विधि, कॉस्ट मेथड, इस विधि का संबंध केवल लागत से होता है, इसमें लाभ का ध्यान नहीं रखा जाता। इस विधि के प्रणेता एच.एस. स्टिपगोस हैं। ये विधि वहाँ ठीक समझी जाती है जहाँ स्वतंत्र सामाजिक क्रिया की जा रही है, जैसे पानी व हवा का प्रदूषण रोकने के लिए कोई संयंत्र लगाया गया हो, इसमें उस क्रिया की लागत ज्ञात कर ली जाती है। सीडलर विधि, सीडलर मेथड, ली सीडलर ने सामाजिक तथा विवरण पत्रों, सोशल इनकम स्ट्रक्चर का सुझाव दिया है। एक उन संस्थाओं के लिए लाभ कमाने के उद्देश्यों से चलाई जा रही है तथा दूसरा उन संस्थाओं के लिए जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लाभ के उद्देश्य से चलाई जा रही संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए आय विवरण पत्र के कुछ मदों को छोड़कर कुछ के सामाजिक प्रभाव की संख्या में बदलकर घटाने पर सामाजिक लाभ का या सामाजिक हानि ज्ञात की जाती है। जोड़ी जाने वाली मदों के उदाहरण है मजदूरों का प्रशिक्षण, मजदूरों के स्वास्थ्य में वृद्धि के उपाय, समाज के कमजोर वर्ग के नौकरी आदि। घटाई जाने वाली विधियों के उदाहरण है हवा, पानी, ध्वनि प्रदूषण, उत्पाद वृद्धि के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि। सोलोमन विधि, डेविड सोलोमन के अनुसार प्रत्येक उत्पाद में सकारात्मक पॉजिटिव तथा नकारात्मक उपयोग होते हैं। इनके आधार पर व्यवसाय की समाज को देन का मूल्यांकन किया जाता है। सोलोमन द्वारा बताई गई विधि में जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसके दो खंड होते हैं। एक सकारात्मक प्रभाव को दिखाता है, दूसरे नकारात्मक प्रभाव को दिखाया जाता है। इन प्रभावों का मूल्यांकन बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। लागत लाभ विधि, कॉस्ट बेनिफिट मेथड, इस विधि के अंतर्गत एक संस्था के समाज पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। संस्था की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबके सामाजिक लाभ एवं सामाजिक हानियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है। लागत और लाभ का शुद्ध प्रभाव मुद्रा में ज्ञात किया जाता है। कंपनी, कर्मचारी, ग्राहक, जनसाधन आदि को मिलने वाले लाभों का योग सामाजिक लाभ माने जाते हैं तथा इन्हीं वर्गों में होने वाली हानि को सामाजिक लागत माना जाता है। चिट्ठे में मानव संपत्तियां, संगठनात्मक संपत्तियां, वित्तीय संपत्तियां तथा भौतिक संपत्तियों को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है तथा मानव दायित्वों, अन्नधारियों की इक्विटी तथा समाज की इक्विटी के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। चिट्ठा विधि, बैलेंस शीट मेथड, चिट्ठा विधि की सिफारिश डेविड एफ लिग्नोज ने की थी। लिग्नोज का कहना है कि संस्था के वित्तीय विवरण पत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिचालन विवरण पत्र, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटमेंट भी तैयार किया जाना चाहिए। इस विवरण पत्र में इन खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए, उत्पाद की सुरक्षा के लिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एवं अन्य ऐसे कार्यों के लिए शिक्षा पूर्वक किए जाते हैं जो खर्चे कानून और समझौतों के अंतर्गत किए जाते हैं तथा इन खर्चों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। गैर संख्यात्मक विधियां, गैर संख्यात्मक विधियां ऐसी विधियां हैं जो कंपनी की गतिविधियों के संबंध में केवल विवरणात्मक सूचना, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं। इन सूचनाओं को संख्यात्मक रूप नहीं देती। इनमें कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। सूची विधि, इन्वेंटरी मेथड,
पर्यावरण विनिमय विवरण पत्र, सामाजिक सूचक विधि। निम्न विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। सूची विधि, इस विधि के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को पहचान की जाती है जिनमें कंपनी सामाजिक कार्यक्रम लागू करना चाहती है। इन कार्यक्रमों के संबंध में कंपनी जो उपलब्धियां प्राप्त करना चाहती है उनकी सूची बनाई जाती है। इस सूची में इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इन विवरणों का बखान शब्दों में किया जाता है, न कि संख्या के रूप में। इन सूची को कभी कभी कंपनी में वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जाता है और कभी कभी एक पुस्तिका तैयार करके उसमें इनको लिख दिया जाता है और उक्त पुस्तिका का प्रसारण कर दिया जाता है। पर्यावरण विनिमय विवरण पत्र, एनवायरमेंटल एक्सचेंज स्टेटमेंट मेथड। पर्यावरण विनिमय विवरण पत्र विधि के अंतर्गत एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है। इस विवरण पत्र में मानव भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के निवेश इनपुट और निर्गत आउटपुट को सम्मिलित किया जाता है। इस विवरण पत्र में केवल तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, संख्या के रूप में उनका मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाता। मानव संसाधनों के निवेश के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं। कर्मचारियों द्वारा फर्म में कितना समय मानव घंटे दिया जा रहा है, समय के हिसाब से कर्मचारियों का प्रतिशत, कर्मचारियों की उम्र, कर्मचारियों का शिक्षा स्तर के हिसाब से प्रतिशत आदि। मानव संसाधनों के निर्गत के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं। कंपनी द्वारा जिन मजदूरों की सेवाएं समाप्त की हैं उनकी संख्या, जिन व्यक्तियों ने अवकाश प्राप्त किया है उनकी संख्या, वार्षिक चुकाई गई पेंशन, वार्षिक आय में औसत वृद्धि, आय वर्ग के हिसाब से कर्मचारियों का प्रतिशत, काम करने की औसत अवधि आदि। विवरण पत्र में भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के संबंध में इसी प्रकार सूचनाओं का संकलन होता है। सामाजिक सूचक विधि, सोशल इंडिकेटर मेथड। सामाजिक सूची विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम किसी कंपनी को सामाजिक निष्पत्ति ज्ञात करने के लिए सामाजिक सूचक सोशल इंडिकेटर निर्धारित किए जाते हैं, जिसके आधार पर उस कंपनी की सामाजिक निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जा सके। इस कार्य के लिए बाह्य अंकेक्षण एक्सटर्नल ऑडिट को अपनाया जाता है। इस विवरण के अंकेक्षण के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि समाज की आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी कौन सी अधिक आवश्यक है। बाह्य अंकेक्षण में कंपनी की स्थानीय लाभ, समाज के प्रति संबंध, सरकारी खजाने में इसका योगदान आदि को सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।